Saudi Arabian desert sees snowfall for the first time. सऊदी अरब, इराक, यमन। परिचय। सऊदी अरब में ऐतिहासिक बर्फबारी। पहली बार सऊदी अरब में बर्फबारी हुई, खासतौर पर अल जौफ क्षेत्र में, जिसमें आमतौर पर शुष्क रेगिस्तान और पहाड़ी परिदृश्य बर्फ से ढके हुए नज़ारों में बदल गए। वायरल घटना। सऊदी अरब में बर्फबारी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुए, जिससे जलवायु परिवर्तन के बारे में विस्मय और चर्चा हुई। मुख्य भाषा। असामान्य बर्फबारी का कारण। दुर्लभ निम्न दबाव प्रणाली। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अरब सागर के ऊपर एक दुर्लभ निम्न दाब प्रणाली ने निम्न में नमी से भरी हवा लाई। कारकों का संयोजन। रेगिस्तान की गर्मी और नमी की परस्पर क्रिया के कारण आंधी, ओले और अंततः बर्फबारी हुई। सऊदी अरब के परिदृश्य पर प्रभाव। बर्फीले और बर्फ क्षेत्र से ढके क्षेत्र। सऊदी अरब के आमतौर पर गर्म बंजर क्षेत्र, जिनमें रेगिस्तान और पहाड़ शामिल हैं, बर्फ से लदे हो गए हैं। नदियों और झरनों को पुनर्जीवित किया गया। भारी बारिश और हिमपात ने शुष्क भूभाग को बदल दिया, जिससे क्षेत्र में नदियाँ, झरने और यहाँ तक कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी पुनर्जीवित हो गई। सौंदर्य में बदलाव। परिदृश्य के परिवर्तन ने सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ों और पहाड़ियों का निर्माण किया, जिससे इन क्षेत्रों में पर्यटन की रुचि बढ़ी। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा। इंटरनेट प्रतिक्रियाएं। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इस घटना को जलवायु परिवर्तन के संकेत के रूप में उजागर किया। दूसरा, सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं। कुछ उपयोगकर्ताओं ने मजाकिया अंदाज में सुझाव दिया कि बर्फबारी क्रिसमस जैसे उत्सव को प्रेरित कर सकती हैं। आगे की राह। जलवायु निहितार्थ को पहचानना। सऊदी अरब में बर्फबारी जैसी घटनाओं से जलवायु विसंगतियों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित होना चाहिए और जलवायु कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को बल मिलना चाहिए। शैक्षणिक अवसर। इस तरह के अभूतपूर्व मौसम का उपयोग लोगों को जलवायु विज्ञान के बारे में शिक्षित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे जटिल मुद्दे अधिक प्रासंगिक और दृश्यमान बन सकता है। इको टूरिज्म की संभावना। परिवर्तित परिदृश्य स्थानीय पर्यटन को विकसित करने के एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है, जो इस दुर्लभ घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखने में रुचि रखने वाले आगंतुकों को आकर्षित करती हैं। SC overrules 1967 verdict against AMU's minority tax. Bench discuss AMU case in a SC judge. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति पर 4:3 बहुमत से निर्णय दिया। विशेष रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के मामले को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 7 न्यायाधीशों की पीठ के साथ मिलकर फैसला सुनाया कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान किसी कानून के माध्यम से मान्यता प्राप्त होने पर अपना अल्पसंख्यक दर्जा नहीं खोता है। इस फैसले ने 1967 के अजीज बासा मामले के फैसले को खारिज कर दिया, जिससे पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया था। शैक्षणिक संस्थाओं की अल्पसंख्यक की स्थिति। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संबंध में मुख्य भाग। पृष्ठभूमि और संदर्भ। इस अजीज बासा केस 1967 पहले फैसला सुनाया गया था कि AMU एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना मूल रूप से 1875 में स्थापित और इसका अल्पसंख्यक दर्जा संसद द्वारा 1981 के AMU संशोधन अधिनियम के माध्यम से बहाल किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 2006-1981 की संशोधन में अल्पसंख्यक दर्जे के प्रावधान को खारिज कर दिया गया, जिसके कारण 2019 में मामला सर्वोच्च न्यायालय को भेजा गया। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय।
अनुच्छेद 30 फर्स्ट की व्याख्या। अनुच्छेद 30(1) में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह अधिकार धर्मनिरपेक्ष शिक्षा तक फैला हुआ है। स्थापना और अल्पसंख्यक दर्जा। अल्पसंख्यक समूह द्वारा स्थापित संस्था तब तक अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखती है जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए इसे स्थापित किया है। सांस्कृतिक ताने बाने का संरक्षण। संस्था की स्थापना से अपने इरादे को साबित करने की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक समुदाय पर है, जिससे अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। भेदभाव विरोधी और विशेष अधिकार वाचन। मुख्य न्यायाधीश ने अनुच्छेद 30(1) को भेदभाव विरोधी और विशेष अधिकार प्रावधान दोनों के रूप में वर्गीकृत किया, जो अल्पसंख्यक संस्थानों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है। राज्य विनियमन। यद्यपि अल्पसंख्यक संस्थानों के राज्य विनियमन की अनुमति है, लेकिन इससे अनुच्छेद 30(1) के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। असहमतिपूर्ण राय। न्यायाधीश सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एस.सी. शर्मा ने असहमति जताते हुए एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति और कानून के जरिए मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए निहितार्थ की अलग अलग व्याख्या का तर्क दिया। अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए निहितार्थ। एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति का भविष्य और अन्य संस्थानों पर प्रभाव। अनुच्छेद 30(1) की सुरक्षा कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। आगे की राह। मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए अल्पसंख्यक स्थिति की जांच। नियमित पीठें अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित संस्थानों के मामले में फिर से विचार करेगी और अनुच्छेद 30(1) की नई व्याख्या के तहत उनकी स्थिति की समीक्षा करेंगे। विधायी और नीति का सुधार। अनुच्छेद 30(1) को समाप्त करने वाले राज्य विनियमन को सक्षम किया जा सकता है। सांस्कृतिक स्वायत्तता और संरक्षण सुनिश्चित करना। अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से अपने इरादे को पुष्ट करना चाहिए, जिससे सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित किया जा सके और संवैधानिक सुरक्षा का समावेशी शिक्षा को बढ़ाया जा सके। व्यापक कानूनी और सामाजिक निहितार्थ। यह निर्णय संभावित रूप से भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करता है। शैक्षणिक स्वायत्तता और भेदभाव विरोधी कानून की अधिक समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती है। ऑन द हॉरिजन। वाटर फ्लाइट। द ब्रिक्स जर्नी गैनिंग हेप्ट वाइल इन ट्रांजिशन। 2024 में कजाक में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने ब्रिक्स गठबंधन के भीतर महत्वपूर्ण परिवर्तन और कायाकल्पों को प्रदर्शित किया, जिसमें बहुध्रुवीता, क्षेत्रीय शांति और आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के विस्तार पर जोर दिया गया। ब्रिक्स सदस्यों के बीच पिछले भू राजनीतिक तनाव के बावजूद शिखर सम्मेलन ने मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में सुधार के लिए एक नई एकता और प्रेरणा को दर्शाया। ब्रिक्स की पृष्ठभूमि और विकास। उत्पत्ति और विस्तार। 2009 में शुरू में ब्राजील, रूस, भारत और चीन का गठबंधन 2011 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, जिसने ब्रिक्स को उस रूप में आकार दिया जिसे हम आज जानते हैं। चुनौतियां। कोविड-19, भारत चीन तनाव और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने ब्रिक्स की एकजुटता को चुनौती दी, लेकिन तब से समूह ने खुद को पुनर्जीवित कर लिया है। 15वें शिखर सम्मेलन में विस्तार। 5 नए सदस्य सऊदी अरब, यूएई, ईरान, मिस्र और इथियोपिया शामिल हुए, जो गठबंधन की निरंतरता और सांघिकता को संकेत देते हैं। सऊदी अरब, यूएई, ईरान, मिस्र और इथियोपिया। कजाकिस्तान शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं। बहुध्रुवीता के प्रति प्रतिबद्धता। ब्रिक्स ने उभरते बाजार और विकासशील देशों ईएमडीसी के हितों को प्रतिबिंबित करने के लिए मौजूदा संस्थानों में सुधार करते हुए संतुलित वैश्विक व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। शांति और सुरक्षा पर ध्यान। उल्लेखनीय चर्चाएं पश्चिम एशिया पर केंद्रित रही, जिसमें इजराइल के कार्यों की कड़ी आलोचना की गई और फिलिस्तीनी राज्यों के लिए आह्वान किया गया। यूक्रेन के संघर्ष का कम से कम उल्लेख किया गया, जो रूस की अध्यक्षता के साथ संरक्षित था। आर्थिक और वित्तीय सहयोग। सदस्यों के बीच व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग पर जोर दिया गया। सऊदी अरब की सतर्क भागीदारी ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में बड़े पूंजी प्रवाह में सीमित कर दिया, जिससे क्रमिक सुधार के सुझाव सामने आए। सांस्कृतिक और लोगों का सहयोग। दीर्घकालिक सामाजिक संबंधों को बढ़ाने के लिए खेल, सांस्कृतिक और नागरिक समाज के आदान प्रदान के उद्देश्य से पहल को मजबूत किया गया। भू राजनीतिक निहितार्थ और सदस्यता विस्तार। वैश्विक दक्षिण प्रतिनिधित्व। शिखर सम्मेलन में 34 देशों ने शामिल होने में रुचि दिखाई, जिससे भागीदार राज्य श्रेणी का निर्माण हुआ।
इसमें शामिल इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित देशों में क्यूबा, बोलिविया, तुर्की, इंडोनेशिया और नाइजीरिया शामिल थे, जिससे ब्रिक्स का वैश्विक प्रभाव बढ़ा। एकतरफा प्रतिबंधों के खिलाफ ब्रिक्स ने एकतरफा प्रतिबंधों की आलोचना की। उन्होंने मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए हानिकारक बताया। भारत की रणनीतिक भूमिका और इस दृष्टिकोण बहुध्रुवीयता को मजबूत करना। ब्रिक्स भारत को वैश्विक दक्षिण के मुद्दे की वकालत करने, रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने और रूस के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए रणनीतिक मंच प्रदान करता है। भारत चीन वार्षिक सम्मेलन में भारत ने के पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 साल में पहली बैठक की, जिसमें सीमा प्रबंधन पर समझौते हुए। पुल के रूप में स्थिति। ब्रिक्स में भारत का प्रभाव इससे विविध राजनीतिक ब्लॉकों के बीच पुल के रूप में काम करने की अनुमति देता है, जिससे विश्व मंच पर इसका भूमिका मजबूत होती है। आगे की राह। विस्तारित सदस्यता का समेकन, नए भागीदार राज्य की स्थिति का लाभ, मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना और ब्रिक्स के प्रभाव को बढ़ाने के लिए संभावित सदुपयोगता पूर्ण सदस्यता के लिए उठाया जाना चाहिए। वित्तीय और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना, स्थानीय मुद्राओं पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना और नए विकास बैंक की संरचना को बढ़ाना ब्रिक्स की आर्थिक स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण होगा। व्यापक वैश्विक आउटरीच। ब्रिक्स समावेशिता को बढ़ावा देने, विविध हितों का प्रतिनिधित्व करने और सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है कि समूह का दृष्टिकोण EMDC प्राथमिकताओं के साथ संरेखित हो। भारत का कूटनीतिक लाभ। भारत को संतुलित कूटनीति के लिए एक मंच के रूप में ब्रिक्स का उपयोग करना जारी रखना चाहिए। पूर्व और पश्चिमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना चाहिए। ब्रिक्स का फुल फॉर्म भारत, रसिया, इंडिया, चाइना, इसके नाम भी रहते हैं। इसका सम्मेलन शिखर सम्मेलन हर साल होता है। 16वें शिखर सम्मेलन है 2024 में रूस के कजाक में हुआ। कहाँ हुआ यही माने रहता है, कहाँ हुआ और किस नंबर का सम्मेलन था। स्टेइंग कूल बट विथ क्लीन टेक ग्लोबल कोलेबोरेशन। तेजी से गर्म होती दुनिया में कमजोर आबादी के लिए कूलिंग जरूरी हो गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, खासतौर पर क्वाड देशों और US भारत साझेदारी द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए टिकाऊ और ऊर्जा कुशल कूलिंग समाधानों के महत्व को रेखांकित करते हैं। 2024 विलियंगटन घोषणा और भारत का सक्रिय रुख वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के हिस्से के रूप में स्वच्छ कूलिंग तकनीकों की जरूरत को उजागर करता है। सतत कूलिंग पर क्वाड की विलियंगटन घोषणा। स्वच्छ कूलिंग के लिए प्रतिबद्धता। क्वाड देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और US ने जलवायु संकट को कम करने के लिए उच्च दक्षता वाली कूलिंग प्रणालियों पर जोर दिया, जो स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करने के लिए भारत US समझौते पर आधारित हैं। भारत का नेतृत्व। भारत ने इंडो पैसिफिक में सौर और कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण निवेश करने का वादा किया, जिससे का उद्देश्य कूलिंग से संबंधित गतिविधियों से उत्सर्जन को कम करना है। शीतलन से संबंधित उत्सर्जन और किगाली संशोधन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली संशोधन। 2016 शीतलन उपकरणों में HFC को कम करने के लिए मिसाल कायम की, जो शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं। यदि अनियंत्रित किया जाए तो HFC 2100 तक 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि में योगदान दे सकता है। ऊर्जा दक्षता और उत्सर्जन में कमी। शीतलन प्रणालियों में ऊर्जा दक्षता के साथ HFC चरण डाउन को संरेखित करने से बिजली की खपत और उत्सर्जन में कमी आ सकती है, जिससे निर्माताओं और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। शीतलन मानकों में चुनौतियां। अकुशल शीतलन प्रणालियां। कई देशों में ऊर्जा कुशल और जलवायु अनुकूल रेफ्रिजरेटर के लिए एकीकृत मानकों का अभाव है, जिससे पुराने अकुशल उपकरणों के डंपिंग ग्राउंड बनने का जोखिम है। कि विकासशील देशों पर प्रभाव। मजबूत नियमों के बिना विकासशील देशों को पुरानी शीतलन प्रौद्योगिकियों से महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और ऊर्जा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत की कूलिंग एक्शन प्लान ICP और मिशन मोड दृष्टिकोण। ICAP लक्ष्य
कूलिंग की मांग से 20 से 25% की कमी, ऊर्जा की खपत में 25 से 40% की कमी और कम जीडब्ल्यूपी रेफ्रिजरेटर की ओर बदलाव का लक्ष्य जो टिकाऊ कूलिंग भारत के नेतृत्व को दर्शाता है। भारत में हीट वेव का खतरा 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान के साथ भारत घातक हीट वेव का सामना करता है जो उत्पादकता और स्वास्थ्य में को खतरे में डालता है। कूलिंग की मांग में वृद्धि का अनुमान है। भारत संभावित रूप से 2050 तक वैश्विक कूलिंग मांग में अग्रणी होगा। इसके लिए टिकाऊ अवधारणा सतत विकास के रूल को फॉलो करना चाहिए। मिशन मोड रणनीति प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन में समन्वित कूलिंग पहल सुनिश्चित करने के लिए क्रॉस सेक्टरल सहयोग, एक समर्पित बजट और अंतर मंत्रालयीय सहयोग शामिल हैं। वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा और भविष्य की सीओपी प्रतिबद्धताएं। वैश्विक शीतलन प्रतिबद्धता COP28 63 देशों ने 2050 तक शीतलन उत्सर्जन में 68% की कमी करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसका लक्ष्य 3.5 बिलियन लोगों को शीतलन सुविधा प्रदान करने और ऊर्जा लागत में $17 ट्रिलियन की बचत करना है। आगे की राह में नियामक ढांचे को मजबूत करना, कमजोर देशों में अकुशल शीतल उपकरणों के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर ऊर्जा दक्षता और जलवायु अनुकूल रेफ्रिजरेटर के लिए कई मानक विकसित करना। भारत में मिशन मोड कूलिंग प्रयासों को बढ़ाना, ICAP लक्ष्य को पूरा करने और आबादी को अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए समर्पित संसाधनों, सरकारी नेतृत्व और क्रॉस सेक्टरल भागीदारी के साथ टिकाऊ कूलिंग पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करना, वैश्विक प्रतिबद्धता पर निर्माण, COP29 में बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करना, स्वच्छ कूलिंग प्रौद्योगिकियों की वहनीयता और पहुंच को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना कि उच्च दक्षता वाले कूलिंग समाधान वहनीय है और सुलभ बने रहे, खासकर विकासशील देशों में जहां जलवायु अनुकूलन में समानता को बढ़ावा देने के लिए इसकी सबसे अच्छी आवश्यकता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कंप्लीट लास्ट वर्किंग डेज इन ऑफिस, रिटायर्स टुमारो। विदाई भाषण और विचार CJI चंद्रचूड़। सार्वजनिक जांच और आलोचना। अपने विदाई भाषण में CJI चंद्रचूड़ ने सार्वजनिक जीवन की चुनौतियों को स्वीकार किया और बताया कि कैसे न्यायाधीशों को विशेष रूप से सोशल मीडिया के युग में महत्वपूर्ण जांच का सामना करना पड़ता है। इस बात पर भी जोर दिया कि पारदर्शिता आवश्यक है और कहाँ सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है। आम नागरिकों पर प्रभाव। CJI चंद्रचूड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्यायपालिका का अंतिम उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना है। इस दर्शन ने उनके निर्णयों और न्यायिक सेवा के प्रति समर्पण को निर्देशित किया। न्यायिक सुधार और मुख्य न्यायाधीश केंद्रित संरचना। सुधार की आवश्यकता। मुख्य न्यायाधीश ने उल्लेख किया है कि सर्वोच्च न्यायालय की संरचना अत्यधिक CJI केंद्रित है। कॉलेजियम प्रणाली और संस्थागत अखंडता। कॉलेजियम के भीतर आंतरिक संघर्षों की अफवाहों को दूर करते हुए CJI चंद्रचूड़ ने पुष्टि की कि कॉलेजियम की बैठकें सौहार्दपूर्ण और पेशेवर तरीके से आयोजित की गई। विरासत और न्यायिक दर्शन। संस्था की सेवा। अपनी भूमिका पर विचार करते हुए उन्होंने न्यायाधीश को थोड़े समय के पक्षी के रूप में ऑडिट किया। पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही। अपने जीवन के पहलुओं को खुले तौर पर साझा किया। आगे की राह। न्यायिक सुधार जारी रखना। भविष्य में मुख्य न्यायाधीश और न्यायिक हितधारक सर्वोच्च न्यायालय के भीतर जिम्मेदारियों को अधिक समान रूप से वितरित कर सकते हैं। पारदर्शिता और गोपनीयता को संतुलित करना। न्यायपालिका की निष्पक्षता की रक्षा करते हुए पारदर्शिता को अपनाना महत्वपूर्ण बना हुआ है। कॉलेजियम प्रणाली को मजबूत करना। न्यायपालिका नियुक्ति में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए कॉलेजियम के भीतर ईमानदारी और वैश्विक बनाए रखना आवश्यक है। सार्वजनिक केंद्रित निर्णयों पर जोर। आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों को प्राथमिकता देना। जोमेटो, स्विगी ब्रीच्ड एंटी ट्रस्ट लॉ। CCI प्रोब। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा की गई जांच से पता चला है कि खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म जोमेटो और स्विगी ने विशिष्ट रेस्तरां के पक्ष में प्रथाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन किया है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 2022 की शिकायत के बाद CCI के निष्कर्षों के अनुसार ये विशिष्टता अनुबंध और गारंटीकृत व्यवसाय वृद्धि व्यवस्थाएं बाजार की प्रतिस्पर्धा में बाधा डालती हैं। CCI जांच के निर्देश।
जोमेटो द्वारा विशिष्ट अनुबंध। कथित तौर पर जोमेटो ने कुछ रेस्तरां भागीदारों के साथ विशिष्टता अनुबंध की है, जिसके बदले में कम कमीशन दर प्रदान की गई है। यह व्यवस्था उन्हें अन्य रेस्तरां की प्लेटफार्मों पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को सीमित करती है। स्विगी द्वारा व्यवसाय वृद्धि की गारंटी। स्विगी ने कथित तौर पर चयनित रेस्तरां को व्यवसाय वृद्धि का आश्वासन दिया यदि वे इसके प्लेटफॉर्म पर विशेष रूप से सूचीबद्ध होने के लिए सहमति होते हैं, तो जिससे अन्य रेस्तरां के लिए विकल्प सीमित हो जाते हैं। प्रतिस्पर्धाओं के लिए बाधाएं पैदा होती हैं। बाजार प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव। सीसीआई की जांच शाखा ने पाया कि ये प्रथाएं प्रतिस्पर्धा को बाधित करती हैं, नए या छोटे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने से रोकती हैं और उपभोक्ताओं के लिए विकल्प कम करती हैं। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा शिकायत की पुष्टि हुई। एनआरएआई ने 2022 में शिकायत दर्ज की, जिसमें इस बात पर चिंता जताई गई कि कैसे विशिष्टता और तरजीही व्यवहार छोटे खाद्य दुकानों को प्रभावित करती हैं, जिससे उनकी बाजार पहुंच सीमित हो जाती है। छोटे व्यवसायों पर प्रभाव। कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं ने छोटे रेस्तरां को नुकसान में डाल दिया है, जिससे इन प्रमुख खाद्य वितरण प्लेटफॉर्मों पर उनकी ग्राहक पहुंच और विकास क्षमता सीमित हो गई है। हितधारकों की प्रतिक्रियाएं। जोमेटो ने इस पर से टिप्पणी करने से इंकार कर दिया, जबकि स्विगी और सीसीआई ने अभी तक मीडिया पूछताछ का जवाब नहीं दिया, जो जांच की संवेदनशील प्रक्रिया को दर्शाता है। आगे की राजनीति और विनियामक कार्यवाही। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाएं प्रथाओं का कार्यान्वयन। प्लेटफॉर्म के लिए पारदर्शिता आवश्यकता। छोटे और मध्यम खाद्य दुकानों के लिए समर्थन। कई प्लेटफॉर्मों तक पहुंच प्रदान करना। डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर छोटे रेस्तरां के लिए निष्पक्ष पहुंच को प्रोत्साहित करना बाजार विस्तार को बढ़ावा दे सकता है। गैर अन्य भागीदारी को बढ़ावा। सीसीआई गैर अन्य भागीदारों को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे रेस्तरां बना बिना किसी प्रतिबंध के कई प्लेटफॉर्मों पर सूचीबद्ध किया जा सकता है। नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी सून टेरर इंसिडेंट डाउन 20% इन लास्ट 10 ईयर्स। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें शामिल है आतंकवाद समूह गठन और आपराधिक संबंध, केस स्टडी और उभरते खतरे, आतंकवाद विरोधी समन्वय और रणनीति, आतंकवाद में तकनीकी चुनौतियां, आतंकवाद विरोधियों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस, संगठित अपराध और आतंकवाद का वित्तपोषण। संगठित अपराध से तात्पर्य उन आपराधिक उद्यमों से है जो लाभ के लिए अवैध गतिविधियों में संलग्न होने के लिए व्यवस्थित रूप से संरचित होते हैं। ये अपराधी समूह अक्सर उच्च स्तर के समन्वय, गोपनीयता और दृढ़ता के साथ काम करते हैं। अपने संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए हिंसा और भ्रष्टाचार का उपयोग करते हैं। भारत में संगठित अपराध में मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, जबरन वसूली और अवैध खनन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। संगठित अपराध और आतंकवाद का वित्तपोषण। संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच सहजीवन। संगठित अपराध ने आतंकवाद समूहों के साथ एक सहजीवी संबंध विकसित किया है। यह सहयोग दोनों संस्थाओं को फलने फूलने का मौका देता है। आतंकवादी संगठन जैसे कि क्षेत्र में सक्रिय संगठन अक्सर संगठित आपराधिक गिरोह द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता पर निर्भर करते हैं। बदले में ये समुदाय आतंकवादी संगठनों द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा और संसाधनों से लाभान्वित होते हैं। यह साझेदारी अक्सर दूर दराज के क्षेत्रों में उनकी संचालन को बनाए रखने में मदद करती है। संगठित अपराध और आतंकवाद का वित्तपोषण। आतंकवाद की वित्तपोषण में संगठित अपराधों की भूमिका। संगठित अपराध और आतंकवाद कई तरीकों से जुड़े हुए हैं, जिनमें शामिल हैं अवैध गतिविधियां। आतंकवाद समूह गतिविधियों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को वित्त पोषित कर सकते हैं, जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, जबरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण। कानूनी स्रोत। आतंकवादी समूह कानूनी स्रोत के माध्यम से भी अपना गतिविधियों को वित्त पोषित कर सकते हैं, जैसे धनी लाभार्थियों से दान, मुखौटा संगठन, व्यावसायिक गतिविधियां। धन शोधन। आपराधिक आतंकवाद का समर्थन करने के लिए वित्तीय प्रणालियों का उपयोग कर सकता है। औपचारिक वित्तीय प्रणाली, बिटकॉइंस और रिपल जैसी नई भुगतान विधियां। हवाला जैसे मूल्य हस्तांतरण के पारंपरिक तरीके। व्यापार आधार, धन शोधन, नकद कुरियर। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा किया गया? राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए। श्री धर्मेंद्र प्रधान लाउड्स अप्रूवल ऑफ पीएम विद्यालक्ष्मी बाई यूनियन कैबिनेट। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना यह सार्वजनिक और निजी
उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) दोनों में विविध उपायों के माध्यम से मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक प्रमुख पहल है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। उद्देश्य पीएम विद्या लक्ष्मी की योजना का उद्देश्य शिक्षा में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना, मेधावी छात्रों को वित्तीय बाधाओं के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना, शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों का समर्थन। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के अनुसार केवल शीर्ष गुणवत्ता वाले HEI पर लागू। पारदर्शिता और डिजिटल पहुंच प्रदान करना, ऋण प्रसंस्करण और प्रबंधन के लिए पूरी तरह से डिजिटल पारदर्शिता और छात्र अनुकूल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना मुख्य विशेषताएं। ऋण उपलब्धता पात्रता। कोई भी छात्र जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान की HEI में प्रवेश प्राप्त करता है वह छात्र पात्र है। ऋण शर्तें। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त और गारंटर मुक्त ऋण की पेशकश की जाएगी, जो ट्यूशन की पूरी राशि और अन्य पाठ्यक्रम संबंधी खर्चों को कवर करेगा। संस्थागत कवरेज। NRF शीर्ष 100 सरकारी और निजी दोनों में रैंक किए गए संस्थानों और 101 से 200 ब्रैकेट में रैंक किए गए राज्य सरकार के HEI, साथ ही सभी केंद्र सरकार के संस्थानों पर लागू होता है। कवरेज स्कोप। प्रारंभिक चरण में 860 की HEI योग्य है, जिससे संभावित रूप से 22 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की मुख्य विशेषताएं। क्रेडिट कार्ड सहायता। 7.5 लाख तक के ऋण के लिए बकाया राशि पर 75% क्रेडिट कार्ड प्रदान की जाती है, जिससे बैंकों को अधिक छात्रों को शिक्षा ऋण सुलभ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ब्याज सब्सिडी पर ऐसे छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम है और जो अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजनाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं। सब्सिडी शर्तें। स्थगन अवधि के दौरान 10 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट। लाभार्थी प्राथमिकता। सरकारी संस्थानों और तकनीकी पेशेवर पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। योजना की मुख्य विशेषताएं। बजट और पहुंच। 2024-25 से 2030-31 तक 3600 करोड़ रुपये का आवंटन निर्धारित किया गया है, जिसका लक्ष्य हर साल 1 लाख छात्रों और योजना की अवधि के दौरान 7 लाख छात्रों को ब्याज अनुदान लाभ प्रदान करना है। एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रबंधित पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल शिक्षा ऋण और ब्याज अनुदान के लिए एक सुव्यवस्थित आवेदन प्रक्रिया प्रदान करेगा। भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा, जिससे धन का सुरक्षित और कुशल हस्तांतरण सुनिश्चित होगा। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। गलत है। ये सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा निजी संस्थान दोनों में विभिन्न उपायों के माध्यम से मेधावी छात्रों। सार्वजनिक और निजी दोनों में आएगा, केंद्र बस नहीं आएगा। इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न उपायों के माध्यम से मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बी सही है, 2 सही है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक प्रमुख पहल है। ये भी सही है। सही उत्तर बी 2 और 3। कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर 2024 का उद्देश्य कानूनी पेशेवरों के योगदान को चिन्हित करने और गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए कानूनी सहायता को किफ़ायती बनाने के लिए 1995 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनाया जाता है।